नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का बोर्ड का पेपर है, राजस्थान बोर्ड का 2015 का। उसका सोल्व्ड पेपर का पार्ट 2 है ना, भाग 2 देखेंगे। एक पहला भाग था जो मैंने सोल्व करा के 1 साल पहले करवाया था। ठीक है, वो वीडियो कहाँ मिलेगा अगर आप देखना चाहें? तो आप अगर जाएँगे मेरे चैनल पर तो पॉपुलर अपलोड्स है, ठीक है ना? उसके अंदर ये दूसरे नंबर का जो वीडियो है, ठीक है ना? ये इसका पार्ट 1 भाग 1 है। आज हम भाग 2 करेंगे और शुरू करते हैं। आज बात करेंगे सेक्शन सी के अंदर। इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 15वां। इसमें ए है, आमाशय में अम्ल का क्या कार्य है? ये 1 नंबर का रहेगा आपके, ठीक है। और ये है स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है? ये है 2 नंबर का। 1 + 2 बराबर ये 3 नंबर का हो गया। तो आमाशय में अम्ल का यहाँ पर 1 नंबर का एक ही कार्य है, बताना है, लेकिन 2 कार्य आपको पता होना चाहिए। 2 कार्य होते हैं, अगर 2 नंबर में आए तो वो लिखने हैं, तो मैं बता देता हूँ 2 कार्य, ठीक है ना। तो आमाशय में अम्ल, हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को यानी बैक्टीरिया को नष्ट करता है। हम भोजन खाते हैं, अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया चले जाए तो उनको नष्ट करता है, ठीक है ना, आमाशय में अम्ल। तथा दूसरा क्या है कि अम्लीय माध्यम में बनाता है, ठीक है। आमाशय में मीडियम कैसा बना देता है? अम्लीय बनाता है, जिससे क्या है, ये एंजाइम सक्रिय होता है, एंजाइम पेप्सिन, जिसकी क्रिया में ये सहायक होता है, पेप्सिन को सक्रिय करता है, ठीक है ना। तो ये 2 कार्य है। अब बात करते हैं आगे स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के अंदर हम अंतर करेंगे, ठीक है ना। तो स्वपोषी पोषण की बात करते हैं। ये पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वयंपोषी या स्वपोषी जीव कहते हैं। और विषमपोषी पोषण, इसमें जंतुओं को अपने कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और मृतजीवी। दूसरी बात क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं कौन? स्वयंपोषी। जैसे इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जबकि विषमपोषी में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती। तीसरा इसके अंदर देखें तो इसके अंदर उदाहरण आ जाएगा, ये हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल में होता है, जबकि ये पोषण प्राय सभी जंतुओं, मानव, परजीवी, कवक आदि में होता है, ठीक है। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। तंत्रिका पेशीय संधि का नामांकित चित्र बनाइए, 1 नंबर का। और जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना कीजिए, 2 नंबर का। तो इनको देखते हैं। ये रहा तंत्रिका पेशीय संधि का चित्र, ठीक है ना। ये यहाँ पर कोशिका, ये पेशी फाइबर, ये तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका पेशीय संधि ये रही। और इसका अगर जूम इन करें तो जूम करने पर ये डायग्राम आएगा, तो ये ठीक है, तंत्रिका पेशीय संधि ये है। तो ये दोनों डायग्राम आपको एग्जाम में बना कर आने हैं, ठीक है, चाहे 1 नंबर का है 2 नंबर का है, आपकी किताब में मिल जाएगा। ये चित्र यहाँ से देख लीजिए, किताब में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, तंत्रिका क्रियाविधि और हार्मोन क्रियाविधि की तुलना देखते हैं। तो तंत्रिका क्रियाविधि की बात करते हैं। ये एक जोन के अंत में विद्युत आवेग का परिणाम है जो कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रक्त के द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश है, हार्मोन क्रियाविधि, ठीक है। आगे बात करते हैं, इनकी सूचना तीव्र गति से, बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है, इसकी सूचना धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ठीक है। और तीसरा है कि सूचना विशिष्ट या एक अनेक तंत्रों, कोशिकाओं, न्यूरॉन आदि को प्राप्त होती है, जबकि इसमें है सूचना हमारे शरीर को रक्त के माध्यम से प्राप्त होती है, जिससे कोई विशेष कोशिका या तंत्र स्वयं प्राप्त कर लेता है। चौथा है, इसे उत्तर शीघ्र प्राप्त होता है, इसे उत्तर प्राय धीरे धीरे प्राप्त होता है, इसका प्रभाव कम समय तक रहता है, जबकि इसका प्रभाव काफी देर तक रहता है। तो ये था इन दोनों में अंतर। आगे चलते हैं फिर, ठीक है। 17वां प्रश्न है, एक अभिक्रिया दे रखी है, वो है CuO+H2, इससे कॉपर और जल बन रहा है। इस पदार्थ में, इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी उपचयन और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, ठीक है ना, बताना इसमें किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है, और ऐसा एक अन्य उदाहरण भी देना है। तो ठीक है, तो ये होगा 2 नंबर का, और फिर 1 नंबर का अन्य उदाहरण 3 नंबर का हो जाएगा। तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में यानी में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए इसका अपचयित हो रहा है ना, अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए उपचयित या ना ऑक्सीकृत हो रहा है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इन अभिक्रियाओं को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, आप ऐसे डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं परीक्षा के अंदर, या अभिक्रिया लिख के, ठीक है। जैसे CuO, इसका अपचयन हो रहा है Cu में, हाइड्रोजन का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है H2O में, ठीक है ना। उपचयन और ऑक्सीकरण शब्द एक ही है, इससे ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, शामिल है, और ये ऑक्सीजन का निकलना। और रेडॉक्स अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण देना है, तो आप ये 2 हैं, एक दे सकते हैं, जैसे ZnO प्लस कार्बन से जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इस अभिक्रिया के अंदर कार्बन अब उपचयित होकर ना, ऑक्सीकृत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, और जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बना रहा है, ठीक है। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं। एक उदाहरण देना था, ये दूसरा चाहे तो ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। एक उदाहरण इसके अंदर देना था। आगे बात करते हैं, आगे 18वां प्रश्न। इसके अंदर ए है, गोलीय दर्पण की आपको परिभाषा देनी है। दूसरा है, उत्तल और उत्तल दर्पण में आपको अंतर बताना है। तीसरा, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब अंतर बताना है। तो तीनों एक एक
नंबर के हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की वक्रित हो, अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ए हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तर ए। फिर आप बे एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, मैंने एक साथ लिखा है, बाद में लिखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लिखेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, ठीक है वह में। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो, वक्रित हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण कहलाता है। जबकि यहाँ पर जबकि लगाएंगे क्योंकि दोनों में अंतर करना है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर वक्रित हो, वह उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। इसी के अंदर से के अंदर बताना था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो ये हो जाएगा इनका अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती है, जबकि ये प्रतीत होती है जब आभासी बनता है। पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक को, जबकि आभासी को प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। 19वां प्रश्न है, चित्र बनाकर मानव में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति दर्शानी है और मानव में इंसुलिन और थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य लिखना है, ठीक है। तो ये चित्र है, नर और मादा दोनों के। आपको सिर्फ 4 ग्रंथि बतानी है, तो 4 ग्रंथि हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। पीनियल पीयूष आउटू ग्रंथि, ठीक है, परावटू ग्रंथि, थायराइड पैराथायराइड और थाइमस ग्रंथि, इसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि, इसे पैराथायराइड और ये थाइमस। ये 5 ग्रंथि यहाँ पर हो गए। आप इतना भी चित्र बना ले, बनाना पूरा है यहाँ पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायग्राम अगर आ जाएगा, नर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों का चित्र बनाए तो आपको ये बनाना है। ये किडनी के ऊपर हो जाएगी एड्रिनल ग्रंथि और ये हो जाएगी, इधर हो जाएगी अग्नाशय ग्रंथि, ये वर्षण और ये अंडाशय, ठीक है। तो आप कोई सा भी ये डायग्राम बना सकते हैं, दोनों में से एक। 4 ही ग्रंथि दर्शानी थी, लेकिन आपको ये दोनों डायग्राम आने चाहिए, कैसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक है। अब थायरोक्सिन और इंसुलिन का कार्य बताना था। तो इंसुलिन का कार्य क्या है, इंसुलिन का रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण है इंसुलिन का कार्य, और थायरोक्सिन का कार्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय, ठीक है। ये किस ग्रंथि में है और ये कहाँ स्थित है, ये यहाँ पर दर्शा रखा है, आप देखना चाहे तो। लेकिन आपको इस प्रश्न में इतना ही उत्तर देना है कि थायरोक्सिन का कार्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय और इंसुलिन का रक्त में शर्करा का मात्रा का कंट्रोल या नियंत्रण। 20वां प्रश्न है, इसके अंदर 3 प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या है, ये 1 नंबर का है। इस विक्षेपण का होने का कारण क्या है, ये भी 1 नंबर का है। और कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाना है, ये भी 1 नंबर का है। तो पहले देखते हैं श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या है, 1 नंबर का है। तो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण एक प्रिज्म से गुजरने पर अपने घटक रंगों में सफेद रंग की किरण के विभाजन की घटना है, ठीक है ना। क्या प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश गुजरे तो 7 रंगों यानी विबग्योर में डिवाइड हो जाता है, तो उसको कहते हैं श्वेत प्रकाश का क्या कहते हैं, विक्षेपण। और 7 रंगों के जो बैंड प्राप्त होता है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम विबग्योर, आगे बता दूंगा फुल फॉर्म क्या है। और दूसरा है श्वेत प्रकाश का, इसका कारण क्या है विक्षेपण का, तो ये रहा इसका कारण। श्वेत प्रकाश का फैलाव या वर्ण विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि पारदर्शी माध्यम से गुजरते समय विभिन्न रंगों की रोशनी के अपवर्तन कोण भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए लाल रंग कम उड़ता है और वर्णक्रम में ऊपरी भाग में बनता है, और बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और वर्णक्रम के निचले भाग में बनता है, ठीक है। तो ये रहा विबग्योर। विबग्योर मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये भी लिखना है। और ये रहा प्रिज्म से, कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। ये बैंगनी रंग सबसे कम मुड़ा है, वॉयलेट, और रेड सबसे अधिक मुड़ा है, ठीक है। और ये श्वेत प्रकाश जाता है और ये प्रिज्म है कांच का, इसे गुजरता है विबग्योर है। ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रम है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। ये भी आपको लिखना है। तो ये 3 नंबर का था, तीनों ये काम इसके अंदर प्रश्न में आपको करने थे, ठीक है। आगे बात करते हैं 21वां प्रश्न की। इसके अंदर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है खंडन, पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन और मुकुलन यानी बडिंग पर। यानी एक एक नंबर की इनकी परिभाषा देनी है और एक एक उदाहरण देना, इतना हो जाएगा। मैंने डायग्राम भी बनाया समझाने के लिए, ठीक है। खंडन या फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोषीय जीव विकसित जीव बहुकोशिकीय होते हैं, और विकसित जीव बहुकोषीय जीव विकसित होकर, यानी बहुकोषीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय नहीं होता खंडन में। एक बात याद रखनी है आपको, विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और टुकड़े वृद्धि कर नया जीव बनाते हैं, जैसे स्पायरोगैरा में होता है। ये स्पायरोगैरा है, यहाँ से टूट गया और 2 नए स्पायरोगैरा बन गए, ठीक है। खंडन के बाद है पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन ये रहा, इस प्रकरण में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण प्लेनेरिया और हाइड्रा। यह समझाने के लिए मैंने चित्र बनाया। ये प्लेनेरिया है, 3 जगह से टूट गया, 3 नए प्लेनेरिया बन गए। और हाइड्रा है, 3 जगह से टूट गया, 3 नए हाइड्रा बन गए। एग्जाम में चित्र भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर चित्र नहीं बनाना है इस उत्तर में। वैसे अगर पूछा जाए तो बनाना है, क्योंकि एक एक नंबर के सिर्फ परिभाषा और उदाहरण देने हैं। तीसरा है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, इस प्रक्रम में जीव के एक शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं मुकुल या बड कहते हैं।
यह मुकुल पहले शरीर में नन्हे या फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है और जनक जीव से अलग हो जाता है, जैसे हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है ना। मुकुल या मुकुल बनता है, ये छोटा सा, ये फिर बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा होकर अलग हो जाता है। ठीक है। और फिर नया जीव हाइड्रा बना लेता है। यह हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन। ठीक है। तो ये तीनों बता दिए, उदाहरण परिभाषा दे दी, इनके उदाहरण भी दे दिए। आगे चलें फिर। 22वां प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु आकार, धात्विक गुण और संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इनमें से परिवर्तन बताना है, लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया, ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी भी दी है। तो परमाणु आकार या साइज क्या होता है, पहले देखते हैं। परमाणु साइज क्या है? परमाणु से त्रिज्या, इसे पता किसका चलता है? परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है, पहली बात ये। और दूसरी बात अगर देखा जाए, साइज का पता चलता है। दूसरी बात अगर देखें तो एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु साइज कहलाती है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या क्या है? घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि नाभिक के आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। तो इसमें पूछा था परमाणु आकार में किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो ये घटती है। क्यों घटती है? नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है। दूसरा है धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या होता है? धात्विक गुण करता है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो कहलाती है धात्विक गुण। और धातुएं क्या कहाँ पाई जाती है? बाएं साइड पाई जाती है। और सारणी इधर पाई जाती है। ठीक है। ये बीच में डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, और ये इधर पी ब्लॉक है, नीचे ए ब्लॉक है। तो इधर पाई जाती है। तो इधर जाने पर इनका धात्विक गुण घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। करते हैं संयोजकता की। तो परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले बढ़ती है फिर कम होती है। ठीक है। आपको इनकी परिभाषा भी लिखनी है, क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न है। 1 नंबर का छोटा होता है, लेकिन एक 3 नंबर का, तो इनकी परिभाषा के साथ आपको बताना है घटती है बढ़ती है। आप सीधे लिख देंगे परमाणु साइज घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, ऐसे तो उसमें नंबर कटने का चांस रहता है। तो आपको ऐसे पूरे लिखना है। ठीक है। तो इससे क्या है कि एक इम्पैक्ट एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाले पर अच्छा पड़ता है और पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। हो सकता है कि इतना आंसर सही है, लेकिन क्या है, आप इतना लिख दे साइज घटती है, बढ़ती है, घटती है, इससे नहीं होता है, पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न है, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर एक्स गैस बनती है। एक्स का नाम बताइए। तो ये होगी, एक्स होगी हाइड्रोजन गैस। इसका समीकरण लिखना है अभिक्रिया का, यानी जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। और एक्स गैस की पहचान कैसे करेंगे? एक्स गैस का नाम तो बता दिया, हाइड्रोजन है, और इसका समीकरण ये रहा जिंक। इसको आप ना पूरा लिखना है। जिंक सॉलिड होता है तो स्मॉल एस लिखेंगे, प्लस H2SO4 एक्वस होता है, एंजल में गला होता है, इसे एक्वस लिखेंगे, फिर तीर का निशान लगाएंगे, फिर ZnSO4 लिखेंगे, एक्वस। ठीक है। हाइड्रोजन गैस लिखेंगे। तो ये हो गया इसका समीकरण। एक्स गैस हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया समीकरण। और इसकी पहचान के लिए पॉप टेस्ट करेंगे। ठीक है ना। एक्स की पहचान के लिए टेस्ट ट्यूब के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली या फिर मोमबत्ती ले जाएंगे। इसे माचिस की तिल्ली या जो मोमबत्ती है वो पॉप की ध्वनि के साथ जलेगी, तेज 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 पॉप की ध्वनि के साथ जलेगी। इसे पॉप टेस्ट कहते हैं, और ये टेस्ट हाइड्रोजन की पहचान के लिए किया जाता है। तो ये तीनों हो गया, पॉप टेस्ट द्वारा पहचान करेंगे, ये इसकी होगी समीकरण, और एक्स गैस का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है। आगे चलें फिर। ठीक है ना। 24वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस सेक्शन सी का। जब प्रकाश हवा से कांच में तथा पुनः हवा में जाता है, पहले हवा से कांच में जाएगा, हवा या वायु से कांच में, कांच से फिर वापस हवा में, तो प्रकाश के अपवर्तन दर्शाने का नाम है कि चित्र बनाना। सिर्फ चित्र बनाना, समझाना नहीं है, 3 नंबर के अंदर। ठीक है ना। तो ये डायग्राम रहेगा, आप किताब में देख लेना। ये है कांच का स्लैब है, यहाँ पर इधर वायु है, इधर वायु है, यहाँ इसमें होगा ये कोण आई है, और ये इधर कोण R1 है, I1 R1, ये O बिंदु है। ठीक है। F ये किरण, और ये यहाँ से जाती जाती यहाँ जाएगी, और ये I2 R2। ठीक है ना। ये वायु और ये बिंदु P। ये सारा आप सिर्फ डायग्राम बनाना, डिटेल के अंदर आप किताब में देख लेना। तो ये चित्र इसके अंदर बनेगा 3 नंबर का। ठीक है। देख लीजिए, किताब में मिल जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन वाला पार्ट है वहाँ पर। तो इसी के साथ सेक्शन हमारा सी समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर।